चलिए तो आज शुरू करते हैं रिवीजन करना स्ट्रेटजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। पहले स्ट्रेटजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का रिवीजन करेंगे और चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे। ये रिवीजन मैं आपको साथ में भी करा रहा हूं और ये रिवीजन वीडियोज यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो जाएंगे, राइट। बट रिवीजन का ये मतलब नहीं कि आपने मेरे साथ पढ़ लिया तो अब पढ़ना लिखना छोड़ दें। मैं टेक्निकली इसीलिए रिवीजन के फेवर में नहीं रहता, क्योंकि ज्यादातर टाइम बच्चे क्या करते हैं, अब वो पढ़ने के बजाय क्या करेंगे, बस वो सुनते रहेंगे। एग्जामिनेशन में नंबर लाने के लिए लिखना बहुत जरूरी है। बात समझ में आई? तो रिवीजन को कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से इसको समझें। रिवीजन को ये ना समझें कि सिर्फ आप मुझसे यहां से सुन के चले जाएंगे तो एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा। बट रिवीजन का इतना फायदा जरूर रहेगा कि कॉन्सेप्ट आपको बार बार रिमेंबर करना नहीं पड़ेगा। आप कभी भी जैसे इस चैप्टर का 40-45 मिनट या 1 घंटा जो भी वीडियो बनेगा तो आप सुन करके भी चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। तो ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहेगा और ये हैंड रिटन नोट्स तो आपके पास तो ऑलरेडी है ही, लेकिन अदरवाइज भी मैं हैंड रिटन नोट्स जो ग्रुप्स बने हैं एसपीएम बिजनेस वैल्यूएशन के उसमें शेयर करा दूंगा। चलिए देखिए, इंट्रोडक्शन टू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ये पहला चैप्टर है। इसमें यह बताया गया मेनली इस चैप्टर के अंदर कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करते हैं। एक बात यह है, अगर आपके पास में एक पूरा का पूरा सिस्टम है बिजनेस का, तो उस बिजनेस के सिस्टम में किन किन चीजों को समझना जरूरी है और उस बिजनेस के पूल के अंदर क्या क्या कवर्ड है। और उसके साथ इस चैप्टर के अंदर कुछ एनालिसिस के भी पॉइंट्स हैं जिनको हमें देखना है और वो उसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हैं, उसको भी मैं साथ साथ रिवाइज करा दूंगा। तो सबसे पहला था हमारे पास मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कहते किसे हैं? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्या है? कंटिन्यूअस। मतलब ऐसा नहीं कि आज कर लिया तो बस परफॉर्मेंस हो गया। परफॉर्मेंस आपको हमेशा मेजर करते रहना पड़ेगा, आप कितना बढ़िया कर रहे हैं। जैसे आप पढ़ रहे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको भी टाइम टू टाइम अपना परफॉर्मेंस मेजर करते रहना चाहिए कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी बेहतर है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड डेवलपिंग द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल, अलाइनिंग परफॉर्मेंस विद स्ट्रेटेजिक गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो की पॉइंट्स था इसमें वो था कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब हमेशा काम करते रहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने स्ट्रेटजी बनाई है, जैसे अगर आप स्ट्रेटजी बनाते हैं कि आपको दिसंबर के एग्जाम में पास करना है, तो उस स्ट्रेटजी बनाने के लिए मॉनिटरिंग भी करते रहिए कि आप उसके लिए कितना काम कर रहे हैं। तो पहली बात है कंटिन्यूअस प्रोसेस और दूसरी बात है गोल को अचीव करने के लिए अलाइनमेंट के प्रोसेस। बात समझ में आ रही है? इसमें दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव हैं, थ्रू प्रॉपर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम एम्प्लॉई कैन स्ट्राइव फॉर सुपीरियर परफॉर्मेंस। अगर कई कंपनियां हैं जहां पे कोई मतलब ही नहीं, कोई काम करे नहीं करे कोई लेना देना नहीं, तो एम्प्लॉय भी क्या करते हैं, 12 बजे जाएगा 12:30 बजे निकल जाएगा। यहां पे गए अटेंडेंस लगा दिया, उधर सो रहा है। सरकारी कंपनियों में देखिए आधे तरह हाल यही है। लेकिन अगर आपने उसको रिवॉर्ड दे दिया, उसके परफॉर्मेंस से उसके इंसेंटिव को लिंक कर दिया, तो हमेशा वो उसको ध्यान में रखेगा कि मेरा मेरा पैकेज बढ़ जाएगा, मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, मेरा ग्रोथ हो जाएगा, ये सारी चीजें। एम्प्लॉय आर एबल टू आइडेंटिफाई प्रॉपर नॉलेज एंड स्किल इन प्लानिंग परफॉर्मिंग टास्क। टास्क को परफॉर्म करने में वो प्रॉपर नॉलेज अप्लाई करेगा अपना। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट असिस्ट इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ इफेक्टिव रिवॉर्ड सिस्टम। अगर मेजरमेंट करेंगे तभी तो रिवॉर्ड दे पाएंगे, अदरवाइज कैसे कैसे पता लगाएंगे किसको कितना रिवॉर्ड देना है। फीडबैक सिस्टम से और बेटर होगा। फीडबैक सिस्टम से आप एक तरीके का कोचिंग सिस्टम डेवलप कर पाएंगे, जिससे कम्युनिकेट कर सकते हैं आप जो भी आपके पास में लोग हैं उनके थ्रू, और एम्प्लॉय को सुपीरियर परफॉर्मेंस के लिए और प्रेरित कर सकते हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्रिएट एन एनवायरमेंट विद स्ट्रेटेजिक पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जिस पर्पस से काम कर रही है उस स्ट्रेटजी के इंप्लीमेंटेशन के लिए परफॉर्मेंस का मेजरमेंट करना बेहद जरूरी है। ये इसके ऑब्जेक्टिव में है। उसके अलावा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आइडिया पर्सनल ग्रोथ एंड एडवर्टाइजमेंट और एडवांसमेंट ऑफ द एम्प्लॉई एज दे आर एक्वायर्ड विद डिजायर्ड नॉलेज एंड स्किल फॉर द पर्टिकुलर जॉब। हमने किसी भी एम्प्लॉय को अगर लिया है तो किस लिए लिया है? किसी पर्टिकुलर पर्पस से लिया है।
तो उस पर्पस को भी आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के थ्रू मीट आउट कर सकते हैं कि बाकी एम्प्लॉय जिस पर्पस से लिया गया था, जिस पर्पस से हायर किया गया था, वो पर्पस पूरा हुआ या पर्पस पूरा नहीं हुआ। परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी, इसमें मैंने दो ही बात बताई थी आपको कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के दो तरीके होते हैं। एक, सेम आउटपुट के अंदर सेम इनपुट के आउटपुट बढ़ा दीजिए, या फिर सेम आउटपुट के लिए कम इनपुट यूज कीजिए। यही दो प्रोडक्टिविटी के मेजर के पॉइंट्स हैं। तो प्रोडक्टिविटी मेजर का मतलब यही होता है। इसमें वैसे टोटल प्रोडक्टिविटी और पार्शियल प्रोडक्टिविटी दोनों हैं, बट प्रोडक्टिविटी का सिंपली यही मतलब है कि आप या तो इनपुट घटा करके सेम आउटपुट अचीव करें या सेम इनपुट पे ज्यादा आउटपुट अचीव कर लें। तो आपको यह भी देखना है, विदाउट इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी इज मीनिंगलेस। अगर आप प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाते तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? बेकार। तो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी में इतनी बातें, इससे ज्यादा नहीं है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था आपका, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। बैलेंस शीट की एनालिसिस करेंगे। बैलेंस शीट बनाने के लिए हम क्या क्या लिखते हैं? इक्विटी, नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट करेंट एसेट्स। और अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनाते हैं आप? एसेट इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी, या इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। मतलब बैलेंस शीट को डिकम्पोज करके आप कंपनी के परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास में प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी आपको यह बताता है कंपनी की परफॉर्मेंस क्या चल रही है, क्योंकि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का पता लगाना है तो आपको प्रॉफिट लॉस से ही पता लगाना पड़ेगा। इसके बाद आ जाता है हमारे पास में कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बताएगा कि क्वालिटी ऑफ प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट तो आपने बहुत बनाए, लेकिन उस प्रॉफिट के अंदर क्या क्वालिटी है, यानी प्रॉफिट जो आपने बनाए हैं उसमें क्वालिटी कितनी है, कितना कैश प्रॉफिट है, कितना रियलाइज्ड और कितना अनरियलाइज्ड है। यह पता कहां से लगेगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट से। उसके बाद मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया था कि कैश फ्लो के पैटर्न को देख करके हम यह पता लगा सकते हैं कि कैश फ्लो आपको क्या कह रहा है। जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस है, इन्वेस्टिंग भी माइनस है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी क्या है? माइनस। अगर ये तीनों माइनस में चल रहा है तो ये पैटर्न बहुत ही अनयूजुअल है, नॉर्मल पैटर्न नहीं है। सब जगह पैसा जा ही रहा है, तो आया कहां से? इसका यह मतलब है कि पहले से आपके पास कुछ कैश का भंडार है जिसको आप अलग अलग पर्पज से क्या कर रहे हैं? यूज। ऑपरेटिंग प्लस है, इन्वेस्टिंग माइनस और फाइनेंसिंग माइनस है। ये बेटर पैटर्न माना जाएगा, क्योंकि यहां पे आप इतना कमा रहे हैं कि अपनी लायबिलिटी भी को भी खत्म कर रहे हैं और अपना एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। तो इससे बढ़िया और कोई पैटर्न होता नहीं है। ऑपरेटिंग माइनस है, इन्वेस्टिंग प्लस है और फाइनेंसिंग माइनस है। मतलब आप एसेट बेच करके बिजनेस चला रहे हैं और ऑब्लिगेशन पे कर रहे हैं। यह पैटर्न ये कहता है कि कंपनी सिकनेस में जा चुकी है और मोस्ट प्रोबेबली कंपनी जल्दी ही बंद हो जाएगी। उसके अलावा पैटर्न 4 में मैंने बताया था, ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी प्लस है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी प्लस है। ऑपरेशन यानी आपका भी पैसा तो बिजनेस से नहीं आ रहा, बट इन्वेस्टमेंट यानी एसेट्स आप बेच रहे हैं और फाइनेंस भी रेज कर रहे हैं। तो एसेट्स भी बेच करके खाए जा रहे हैं और फाइनेंस रेज करके भी खाए जा रहे हैं। या तो आपके बिजनेस के जो पॉइंट्स हैं, यानी बिजनेस का जो स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी में इनहेरेंट प्रॉब्लम है, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आपको इमीडिएट क्योर करने की आवश्यकता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव है, इन्वेस्टिंग नेगेटिव है और फाइनेंसिंग पॉजिटिव है। तो ये बिजनेस के ग्रोथ का इंडिकेटर है। कमा करके भी और लोन लेकर के भी, दोनों काम करके हम बिजनेस का क्या कर रहे हैं? एक्सपेंशन। और इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, ये इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, हमने एनालिसिस की भी थी। ये था, यहां भी सिमिलर पैटर्न था। इसी पैटर्न पे आपको कमेंट्री लिखनी थी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस, उसके बाद में इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग सब माइनस। ये सारे पैटर्न मैंने अभी आपको बता ही दिए। तो यही वाला पैटर्न को यहाँ पे एनालाइज करना था, इवेल्युएट करना था कि ये पैटर्न कितना यहाँ पे यूज हो रहा है। देखिए यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन में कितने नंबर का क्वेश्चन आया? 10 नंबर का। तो ये सिंपल आपको कैश फ्लो का पैटर्न समझना था और नंबर कितने दे दिए? 10। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास आ रहा है, कैश फ्लो एनालिसिस इज नॉर्मली डन बाय, दो टेक्निक है, फ्री कैश फ्लो है और एक फ्री कैश फ्लो पर इक्विटी है। इसको मैंने ज्यादा आपको डिस्कस नहीं किया था
क्योंकि बिजनेस वैल्यूएशन मेथड्स और एनालिसिस में इसके ऊपर बहुत डिटेल चर्चा है, इसलिए यहां पे हमने इसके ऊपर काफी चर्चा नहीं किया। इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको, ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, ये नॉर्मल है और ये एग्जाम में आने लायक भी नहीं है, फिर भी एक बार आप रिव्यू जरूर कर लेंगे, मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। उसके बाद हम आ जाएंगे थे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन इक्विटी में। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन इक्विटी कैसे बनाते हैं, ओपनिंग में एडिशन कर देते हैं, फिर डिलीशन और क्लोजिंग बैलेंस, और दिस एक्सप्लेन कंसर्न बिटवीन इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, यानी ये इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बीच का एक रिकंसिलिएशन बताता है। एक्सप्लानेटरी नोट्स में आप क्या क्या एक्सप्लेन करते हैं, बैलेंस शीट को, इनकम स्टेटमेंट को, उसके अलावा कैश फ्लो को, इस सब का आप एक्सप्लेनेशन करते हैं। दिस ऑल्सो एक्सप्लेन अकाउंटिंग पॉलिसी बेसिस पर प्रिपरेशन एंड रिक्वायर्ड एक्सप्लेनेशन। तो ऊपर जितनी बातें लिखी हुई थी इसमें से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में बस वही कैश फ्लो के पैटर्न के इवेल्युएशन के लिए आता है, लेकिन कंपैरेटिव स्टेटमेंट इस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, याद करिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट पे हमने क्वेश्चन किए थे। कंपैरेटिव स्टेटमेंट हम किसका बनाते हैं, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट दोनों बनाते हैं, 2 पीरियड का। और कैसे करते हैं, करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, चेंजेज और चेंजेज का परसेंटेज निकालते हैं, और परसेंटेज का जब चेंज निकालते हैं तब उसका इवेल्युएशन भी करते हैं। अब इसके ऊपर देखिए हमने क्वेश्चन भी किया था, क्वेश्चन हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक तो इन्होंने एमसीक्यू जितने भर दिए हैं हर जगह। यूजलेस एमसीक्यूज हैं, सिर्फ टेंशन देने वाली बात है, बस बच्चों के दिमाग पे प्रेशर डाल दिया, करते रहो जी। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये अभी मॉडल क्वेश्चन पेपर में आया था। इसमें करना क्या है, प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों का डिटेल दे रखा है, दोनों से डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस का परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकाल के क्या कर देना है, इंटरप्रिटेशन। जैसे यहां पे देखिए हमने यही किया था, दोनों का डिफरेंस निकाला, डिफरेंस से क्या निकाल दिया, परसेंटेज, और परसेंटेज निकाल करके फिर उसका क्या कर दिया, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन करते समय आपको ध्यान रखना है कि किस चीज में कितने बदलाव आ रहे हैं, और बदलाव के बेसिस पे ही इंटरप्रिटेशन होगा। एब्सोल्यूट फिगर टोटल अमाउंट दिखाता है, इसलिए मेजर जो आप इंटरप्रिटेशन कर पाएंगे वो परसेंटेज पे, क्योंकि परसेंटेज रिलेटिव मेजर है और एब्सोल्यूट रिलेटिव मेजर नहीं है। बात समझ में आई, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट सिंपल ही है, बट आपको क्वेश्चन करने की इसमें जरूरत पड़ेगी। कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बाद में हमने ट्रेंड एनालिसिस की बात की थी। ट्रेंड एनालिसिस कैसे करते हैं, पास्ट के कई ईयर्स में हम ट्रेंड निकालते हैं। नॉर्मली इंडस्ट्री में जब ट्रेंड एनालिसिस होती है तो टेक्निकली 5 साल की होती है या 3 साल की, अगर कंपनी ज्यादा नई है तो हम मिनिमम 3 साल करते हैं, अदरवाइज नॉर्मली 5 साल। और ट्रेंड के बेसिस पे पता लगाते हैं कि आपका फ्यूचर किधर की ओर जा रहा है। तो इसके ऊपर कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं था, इसके ऊपर कंबाइंड क्वेश्चन ही था, एक केस स्टडी टाइप का जो मैंने कराया था। और कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या करते हैं, कॉमन साइज में आप क्या करते हैं, जैसे बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट का जो टोटल है, टोटल के रिस्पेक्ट में आप रेशियो निकाल देते हैं। जैसे यहां देखिए, यहां पे जब हमने कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाई तो जो टोटल है बैलेंस शीट का उसके रिस्पेक्ट में हमने सबका इंडिविजुअल रेशियो निकाल दिया। मेरी बात समझ में आई, और उसके बाद में जो टोटल है उसके बेसिस पे हमने इंटरप्रिटेशन कर दिया। और अगर यही सेल्स का होता, किसका पॉइंट होता, सेल्स का, तो सेल्स के केस में हम क्या करते, सॉरी पीएल अकाउंट का पॉइंट होता तो हम सेल्स के टोटल के रिस्पेक्ट में एक एक करके रेवेन्यू का मतलब परसेंटेज निकाल देते। बैलेंस शीट में हमेशा क्या यूज करते हैं, टोटल, टोटल से परसेंटेज निकालते हैं, लेकिन पीएल अकाउंट में सेल्स के फिगर के बेसिस पे परसेंटेज निकालते हैं। मतलब सेल्स के फिगर के करस्पॉन्डिंग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है, जीपी कितना है, बिजनेस एक्सपेंस कितने हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस कितने हैं, डेप्रीशिएशन कितना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, ये सब किस पे निकालते हैं, सेल्स पे। लेकिन बैलेंस शीट में सब किस पे निकालते हैं, टोटल पे। तो इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस थे आपके पास, और सारे क्वेश्चंस आपने किए हैं, और ये अच्छे क्वेश्चन है। अभी इन्होंने इंट्रोड्यूस किए, 16 सिलेबस में ये नहीं था लेकिन 12 सिलेबस में था, यानी 12 सिलेबस में ऐसे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, 16 सिलेबस में ये नहीं था। फिर अभी 22 सिलेबस में एमक्यूपी में डलना शुरू हुआ है, एग्जाम में अभी आना इसका बाकी है, लेकिन मुझे लगता है इस बार एग्जाम से एक क्वेश्चन पूछने लग जाएगा। तो अब हम आ जाते हैं अपने आगे के पॉइंट पे।
इसमें तो इतने सारे क्वेश्चंस थे, इतने सारे पेजेस भरे होंगे। रेशियो एनालिसिस में मैंने बताया था आपको, रेशियो में वैसे तो बहुत सारे रेशियोज होते, रेशियो की कोई कमी है नहीं, बट कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो में मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और लिक्विडिटी रेशियो। इन रेशियोज की भी एनालिसिस करके आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की एनालिसिस कर सकते हैं। इंटर फर्म कंपैरिजन से भी कर सकते हैं, एक्सटर्नल एनालिसिस है। ध्यान से देखिए, बैलेंस शीट लो या पीएनएल अकाउंट लो या कैश फ्लो लो या नोट्स लीजिए या कंपैरेटिव बनाएं, ट्रेंड एनालिसिस करें, कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस करें, रेशियो एनालिसिस करें। मैंने कितनी बातें बताई? बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स। इन 5 चीजों से जो समझ पाए आप वो, या फिर आप कॉमन स्टेटमेंट बनाएं, कंपैरेटिव बनाएं, ट्रेंड एनालिसिस करें या रेशियो एनालिसिस करें। ये 9 के 9 एनालिसिस कंपनी के अपने बेस्ड हैं, मतलब वो उनके पास इंटरनल फैक्टर है। लेकिन जब हम दूसरी एंटिटी से कंपैरिजन करते हो एक्सटर्नल फैक्टर हो जाता है। तो आप इंटर फर्म एनालिसिस भी कर सकते हैं, इंटर फर्म कंपैरिजन एनालिसिस भी कर सकते हैं। ये इसका प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट था और इसके ऊपर आपने क्वेश्चन भी किया था। अब आ जाता है सारा का सारा थ्योरी पॉइंट जो इसमें डिस्कस करना था। प्रोक्योरमेंट टू पे एंड वेंडर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब मैंने बताया था ऑर्डर टू पे। ऑर्डर टू पे क्या है? ऑर्डर टू पे प्रोसेस प्रोवाइड लिंकेज बिटवीन प्रोक्योरमेंट फंक्शन एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। आप अगर किसी चीज को प्रोक्योर करते हैं, परचेज करते हैं, तो उसके और अकाउंट डिपार्टमेंट के बीच में जो लिंकेज है उसको हम टेक्निकली क्या कहते हैं? ऑर्डर टू पे। P2P प्रोसेस इज इनिशिएटेड थ्रू ए स्ट्रॉन्ग प्रोक्योरमेंट प्लान विच इज सपोर्टेड बाय द कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। मैंने बोला था अगर कहीं से भी आपको कुछ परचेज करना हो तो अगर ह्यूमन इंटरवेंशन ज्यादा रहेगा तो उसके अंदर बार्गेनिंग नहीं होगी, हम सुइटेबल वेंडर नहीं ढूंढ पाएंगे। अगर सॉफ्टवेयर के थ्रू रहे तो बहुत ज्यादा स्कोप नहीं होता मैनिपुलेट करने का। इसलिए सॉफ्टवेयर में कस्टमाइजेशन प्रोसेस होता है कि आप अगर टेंडर डालेंगे तो किसका टेंडर एक्सेप्ट होगा नहीं होगा, वो सारा डेटा ही आपके पास सन के आएगा। स्टेप इन्वॉल्व क्या करते हैं? पहले तो परचेज ऑर्डर लेते हैं। परचेज ऑर्डर में क्या करते हैं? क्रिएशन एंड अप्रूवल ऑफ परचेज रिक्विजिशन और इवेल्युएट वेंडर। वेंडर को इवेल्युएट करते हैं और रिक्विजिशन ऑर्डर लेते हैं, नेगोशिएट कर देते हैं प्राइस को, इशू कर देते हैं परचेज ऑर्डर। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद हम परचेज ऑर्डर को क्या करते हैं? रिसीव, और रिसीव करके गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड, डॉक्यूमेंट रिव्यूड, डॉक्यूमेंट्स केप्ट इन फाइल। जब आपके पास आ जाता है, इनवॉइस भी आता है, आप उसको रिसीव भी करते हैं, उसको फाइल में लगाते हैं। स्टेप 3 पे क्या करते हैं? इनवॉइस इज रिकंसाइल्ड फ्रॉम डॉक्यूमेंट परचेज एंड रिक्विजिशन ऑर्डर। इनवॉइस को आप रिकंसिलेशन करते हैं, जो इनवॉइस रेज हुआ उससे आप डिटेल मिलाते हैं। एरर अगर कोई हुआ इनवॉइस में तो करेक्शन करते हैं, फिर सेंड करते हैं किसको? अकाउंट डिपार्टमेंट को, ताकि उसकी पेमेंट हो जाए। और अकाउंट डिपार्टमेंट अपना अप्रूवल के बाद अकाउंट का क्या कर देती है? अमाउंट का पेमेंट। तो ये डिटेल प्रोसेस है पे टू पे प्रोसेस। वेंडर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। वेंडर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज डिसिप्लिन दैट enable the organization of control cost, drive service excellence and mitigate risk to gain value from the vendor throughout the deal life of the cycle। वेंडर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास 50 वेंडर है मान लो, अगर सब वेंडर से आपके रिलेशन ही खराब हो जाएंगे तो मुझे बताओ फिर आपको ऑर्डर कौन लाके देगा? इसलिए वेंडर से भी रिलेशन अच्छे होने जरूरी हैं। तो वेंडर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का मतलब होता है डिसिप्लिन दैट इनेबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंट्रोल कॉस्ट, ड्राइव सर्विस एक्सेलेंस। मतलब कॉस्ट पे कंट्रोल रखिए, सर्विस एक्सेलेंस आपकी बेटर हो, तभी वेंडर से अच्छे रिलेशन हो सकते हैं। फॉलोइंग इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आर नोटेड। कौन कौन से पॉइंट ध्यान देना है? राइट वेंडर सेलेक्ट करो, टोपी घुमाने वाले वेंडर ना हो, जो बोले कुछ और करे कुछ। बहुत सारे वेंडर होते हैं जो टोपी घुमाते रहते हैं बस। कैटेगराइज वेंडर टू इंश्योर दैट द राइट कॉन्ट्रैक्ट मैट्रिक्स एंड रिलेशनशिप। आप वेंडर को कैटेगराइज करिए, जो आपके जो भी बिजनेस ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से मैट्रिक्स बना हो। ये जरूरत पड़ी इसको देख लेंगे, ये जरूरत पड़ी, ऐसे ही तो मैट्रिक्स बनता है ना।
इसकी जरूरत पड़ी इसे देखो, इसकी जरूरत पड़ी इसे देखो, इस तरीके से पूरा मैट्रिक्स बना के रखें। डिटरमिन द आइडियल नंबर ऑफ द वेंडर, कितने वेंडर आपको रखने, ये नहीं सारी दुनिया से ही वेंडर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बना ले। मिटिगेट रिस्क व्हेन कास्ट चूजिंग वेंडर, अगर आप वेंडर को चूज कर रहे हैं उस समय रिस्क मिटिगेशन का भी ध्यान दीजिए। एस्टेब्लिश ए वेंडर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट बेस्ट फिट फॉर द एंटरप्राइज, आपके लिए जो सबसे फिट स्विटेबल वेंडर है उसके साथ ही आप काम करें और उसी को अपना बना के रखें लंबे समय तक। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑल्सो कॉल्ड वेंडर चेन और डिमांड चेन is considered as continuous demand originated from the customer to upstream supplier। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, अगर मैं एक सर्विस बना रहा हूं तो मुझे कस्टमर तक पहुंचाने के लिए बीच में बड़े लंबे चैन खड़े करने पड़ेंगे, तो आपने जो बनाया और कस्टमर तक जो पहुंचा उस बीच में जो चैन आपने डेवलप की, हम टेक्निकली उसी को क्या कहते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का फ्लो कैसे चलता है वो देखिए, मटेरियल फ्लो फॉर ऑल मैन्युफैक्चरिंग entity material flow from beginning of the supply chain and flow to the customer as finished product। अगर मैं फैक्ट्री की बात करूं या मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो पहले मैं रॉ मटेरियल लाऊंगा, फिर प्रोसेस करके कस्टमर तक पहुंचाऊंगा, एक्चुअल में तो यही है। तो सबसे पहला सप्लाई चेन मैनेजमेंट किसका है, मटेरियल का प्रोक्योरमेंट। दूसरा क्या होगा, इंफॉर्मेशन फ्लो। इंफॉर्मेशन फ्लो बोथ अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, नीचे से भी जानकारी आएगी और आप भी नीचे की ओर जानकारी देंगे। फाइनेंशियल फ्लो, विद ए स्मूथ फाइनेंस फ्लो सप्लाई चेन बिकम मोर इफेक्टिव। अगर पैसे का हिसाब किताब क्लियर है तो सप्लाई चलता रहेगा, अगर पैसे का हिसाब किताब क्लियर नहीं है तो कोई भी चीज चलती नहीं है। कॉमर्शियल फ्लो, मटेरियल फ्लो दैट नॉन रन थ्रू सप्लाई चेन चेंजेज इट्स ओनरशिप, दस happen only when supply chain more than one company involved। अगर एक कंपनी से ज्यादा इन्वॉल्व होगा तो कॉमर्शियल फ्लो भी बनाना पड़ेगा, यानी बिजनेस के अंदर कॉमर्शियल टर्म्स भी क्या करने पड़ेंगे, फिक्स। मेरी बात समझ आई? हां, अगर एक ही कंपनी है तो फिर कॉमर्शियल फ्लो की कोई जरूरत नहीं है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंसीडर एवरी फैसिलिटी दैट हैज एन इंपैक्ट ऑन कॉस्ट एंड प्ले ए रोल इन मेकिंग द प्रोडक्ट। कोई भी फैसिलिटी, हर फैसिलिटी की क्या होती है, कंसीडर एवरी फैसिलिटी दैट हैज एन इंपैक्ट ऑन कॉस्ट। हर फैसिलिटी जिसके कॉस्ट पे इंपैक्ट है उसको ध्यान से बारीकियों से देखिए, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट बनाएंगे और प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ती जाएगी तो फिर आपका प्रोडक्ट खरीदेगा कौन। इसलिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हर वो फैक्टर जिसपे कॉस्ट का असर है उसको इवेल्युएट करने की आवश्यकता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट मस्ट बी कॉस्ट इफेक्टिव एंड सप्लाई थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव, और जहां तक भी सप्लाई चेन है आपका सब जगह कॉस्ट इफेक्टिव होना जरूरी है। प्रोवाइड एफिशिएंट इंटीग्रेशन ऑफ सप्लाईज, मैन्युफैक्चरर, वेयरहाउस एंड स्टोर। इफेक्टिव आप इंटीग्रेशन कीजिए, किसका, सप्लाई का, मैन्युफैक्चर का, वेयरहाउस का और स्टोर का। मतलब अगर इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं होगी तो हर जगह कॉस्ट बढ़ सकती है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कंपोनेंट क्या है, सबसे पहला काम क्या है, प्रोडक्शन, प्रोड्यूस एज पर द मार्केट रिक्वायरमेंट। बना बना के ढेर मत करते जाओ, नहीं तो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट बहुत बढ़ती जाएगी, इसलिए प्रोड्यूस उतना ही करो जितना बाजार की जरूरत है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में बफर उतना ही मेंटेन करें जो ऑप्टिमल लेवल पे है, और इसलिए कॉस्टिंग में आपने जस्ट इन टाइम परचेज पढ़ा होगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पढ़ा होगा। ये सारी चीजें इसलिए पढ़ी जाती है ताकि ऑप्टिमम इन्वेंट्री रहे, ना कम रहे ना ही ज्यादा रहे, क्योंकि कम रहे तो ऑर्डर छूट सकता है, ज्यादा रहे तो कॉस्ट बढ़ सकती है। लोकेशन शुड बी सेलेक्टेड प्रॉपरली सो दैट अंडरलाइंग इशू बी कॉस्ट इफेक्टिव। लोकेशन बढ़िया सेलेक्ट कीजिए, गलत लोकेशन पे रखेंगे तो उसकी भी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ट्रांसपोर्टेबल, सुइटेबल, कॉस्ट इफेक्टिव एंड स्पीड डिलीवरी ट्रांसपोर्टेशन मोड शैल बी सेलेक्टेड। आपको सुइटेबल, कॉस्ट इफेक्टिव, स्पीड डिलीवरी ट्रांसपोर्टेशन मोड को भी सेलेक्ट करना है। मेरी बात समझ में आ रही? एक तो ट्रांसपोर्टेशन मोड सुइटेबल हो और स्पीड हो, दोनों का ध्यान रखना है। अगर दोनों में से एक भी कॉम्प्रोमाइज होगा तो आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट पिट सकती है। इंफॉर्मेशन, ए स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज की
सक्सेस टू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ SCM। जानकारी अगर नहीं रहेगी तो आप कोई भी बिजनेस अच्छे से नहीं कर सकते। अगर आपको बिजनेस बढ़िया से करना है तो जानकारी का होना जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रिवर्स मैपिंग ऑफ बिजनेस स्ट्रेटजी फ्रॉम मार्केट प्लेस यूजिंग डेटा एनालिसिस। मैंने आपको बताया था कि अभी तक क्या है, अभी तक रिवर्स मैपिंग सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरी कॉन्सेप्ट है या कुछ जगहों पे यूज हो रहा है। बाकी अभी रिवर्स मैपिंग पूरा तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुआ। जैसे मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है, एलन मस्क को कोई चीज बनाना है, तो अपने घर में बैठ के अपने लोगों के साथ बैठ के डिस्कशन करके चीज बनाते हैं और फिर बाजार में लाते हैं। वो आपसे सर्वे करके नहीं पूछता कि आपकी नीड क्या है। मेरी बात समझ में आई? रिवर्स मैपिंग कहता है कि प्रोडक्ट वैसे बनाओ जैसे कस्टमर चाहता है, मतलब कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट बनाओ। आप क्या जानते हैं, आप क्या समझते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं। जैसे रिवर्स मैपिंग मुझे कहता है आपको जो पढ़ना है मैं वो पढ़ाऊं, मैं वो ना पढ़ाऊं जिसमें कोई दम है, कोई कंटेंट है, आपके फ्यूचर में काम आएगा, वो मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं। आपको जो चीज अच्छी लगती है वो मैं पढ़ा के चला जाऊं, ये है रिवर्स मैपिंग। तो रिवर्स मैपिंग का भी कॉन्सेप्ट धीरे धीरे दुनिया में ग्रो कर रहा है, क्योंकि लोग आजकल ऐसे ही हैं, आप ये कह सकते हैं। नहीं, डिमांड नहीं है, उसको आप क्या कह सकते, इसेंट्रिक कह सकते हैं, सनकी टाइप के। वो ये नहीं समझते कि अच्छा है बुरा है, वो चाहते मुझे चाहिए मतलब चाहिए। बर्गर, बर्गर का व्यापार पिछले 10 साल में कितना बढ़ा? मेरी बात समझ में आ रही? पहले तो छोटे बच्चे बर्गर खाते थे, अब तो जो आखिरी सांस गिन रहे हैं वो भी एक बर्गर खिला दो। मेरी बात समझ में आ रही? अब वो उनको किसी को नहीं पता कि बर्गर खाना अच्छी बात नहीं, बट खाएंगे। कंपनियों ने क्या कहा, अच्छा इसको टेस्ट अच्छा लगता है पकड़ा दो, पकड़ा दिया। रिवर्स मैपिंग है। पिज्जा क्या है? रिवर्स मैपिंग है। आज के 10-15 साल पहले पिज्जा का कोई नाम भी नहीं जानता होगा लग रहा है, या जानता भी होगा तो हो सकता है थोड़े बहुत लोग जानते होंगे। 20-1 साल कह दूं तो जब मैं पढ़ने आया था तब मैं पिज्जा का नाम तो यहां नहीं जानता था। जो 20 साल की बात हो गई, 20-22 साल। धीरे धीरे वो समय दो ही चीजें बिकती थी दिल्ली में, एक समोसा और एक जलेबी। छोले भटूरे तो दिल्ली में परमानेंट है और पराठा ये तो परमानेंट है, लेकिन इसके अलावे जो मिलता था वो क्या, जलेबी या समोसा। अब जलेबी समोसा बेचारे साइड में हो गए, अब बिक क्या रहे हैं, मोमोज। उसके बाद में क्या बिक रहे हैं, चाउमीन। अब तो चाउमीन का भी मुझे लग रहा है क्रेज कम हो गया। बीच में चाउमीन का क्रेज बहुत था जब वो आया था, जैसे अभी बर्गर और पिज्जा का क्रेज है। हो सकता है जब तक कोई नया रिसर्च ना आ जाए तब तक, अब वो आ जाएगा तो इनकी भी बैंड बज सकती है। तो ये सब क्या है, रिवर्स मैपिंग है। कस्टमर के नीड को समझ करके प्रोडक्ट बनाओ और बाजार में पंप कर दो। अच्छा है बुरा है, क्वालिटी है नहीं है, उस सब से कोई लेना देना नहीं। यही रिवर्स मैपिंग का कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ये मैंने बताया था कि कपलान एंड नॉटर पॉइंट आउट सम क्रूशियल पॉइंट फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कहता था ट्रांसलेशन ऑफ स्ट्रेटजी इनटू ऑपरेशनल टर्म्स, अलाइनमेंट ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रेटजी, ट्रांसफॉर्मिंग स्ट्रेटजी इनटू एवरीबॉडी पर्सपेक्ट ऑफ द एम्प्लॉई। स्ट्रेटजी शुड बी कंटिन्यूड प्रोसेस, मोबाइलाइज चेंज थ्रू द ऑपरेटिव लीडरशिप। अब आपको अगर इस तरीके की स्ट्रेटजी फॉलो करनी होगी तो ये सारे स्टेप्स आपको लगाने पड़ेंगे। इवन दो नो ऑथेंटिक लिटरेचर ऑन रिवर्स मैपिंग येट in force, however many business now on a day working on a reverse mapping concept। पिछले 4 साल में जितने पढ़ाने वाले आए हैं वो भी रिवर्स मैपिंग का ही काम कर रहे हैं। पढ़ाने वाले को भी कोई नॉलेज नहीं है, वो बस ये कह रहा है स्टूडेंट को, अच्छा ये यहां दिक्कत हो रही है, उसको लाओ सॉल्यूशन अच्छा करके डाल दो, हो गया। अगर जरा सा चेंज हो जाए, वेरिएशन हो जाए, बस हो गया, उनकी हालत खराब। क्योंकि पढ़ाने वाले को भी तो नॉलेज है नहीं, वो तो क्या करता है, बस रट के आ रहा है, पढ़ा देता है, चला गया। ये पूरा का पूरा स्टूडेंट के रिक्वायरमेंट्स जो हैं, जो उसको लगता है वो उठा करके बता देना है। अच्छा हो बुरा उससे कोई मतलब नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? बोलिए। तो ये पूरा का पूरा रिवर्स मैपिंग का अभी कोई कॉन्सेप्ट ऑथराइज हो गया ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके काउंटर में एक बड़े पॉइंट भी है। क्योंकि सूनर और लेटर
रिवर्स मैपिंग पिट जाता है। समोसा आज भी चल रहा है, बंद नहीं हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। बट चाउमीन आपको अब काफी कम नजर आएगा, मतलब जिस स्पीड से ग्रो किया उसी स्पीड से नीचे भी उतर गया। हो सकता है कुछ समय के बाद बर्गर और पिज्जा के साथ भी यही हाल होता। हाँ या ना? तो जिस चीज को आप कस्टमर के थ्रू लेके आते हैं वो लंबे समय तक नहीं टिकता, और जिसको आप कंटेंट और क्वालिटी के साथ लेके आते हैं वो हो सकता है इनफाइनाइट टाइम तक टिक जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? आगे बढ़िए। रिवर्स मैपिंग इज ऑल्टरनेटिव बिजनेस मॉडल विच सिंपली प्रेडिक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज ऑफ द बिजनेस एनालिटिक्स इन रिवर्स मैपिंग budgeting and forecasting help in assessing sale and cost of the data for future growth. Product development analysis helps in guiding product development design and user experience. इससे फायदा क्या है? यूजर का एक्सपीरियंस। आजकल देखते हैं आप रिव्यू दे देना, आप मुझे फीडबैक दे देना, ये फला, ये सब क्यों हो रहा है? रिवर्स मैपिंग के, ताकि रिक्वायरमेंट समझ के वैसी चीज बना करके बेच डालें आप। Marketing and sales can identify the number of leads and fall the same sales gap. मार्केटिंग से आप लीड जनरेट कर पाते हैं और लीड जनरेट करके आप गैप को दूर कर पाते हैं, फिल कर पाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट हेल्प्स इन इवेल्युएटिंग रेवेन्यू, रिबिल्ड एक्सपेंसेज एंड कॉस्ट इफेक्टिव इंफॉर्मेशंस, रिकमेंडेशंस। टाइप्स ऑफ एनालिसिस, इसमें बहुत सारे एनालिसिस हैं। Diagnostic analysis goes upper than the descriptive analysis by seeking to understand why behind what happened. क्या हुआ उस पे हम ध्यान नहीं देते हैं, क्यों हुआ वो ध्यान देते हैं। इसको क्या कहते हैं? डायग्नोस्टिक एनालिसिस। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस डेटा की बात करता है। फिर प्रोडक्टिव एनालिसिस बात करते हैं हिस्टोरिकल डेटा, पास्ट ट्रेंड, और फिर एजम्पशन, जो फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको एसेस करने में आपको मदद मिले। और प्रेस्क्रिप्टिव एनालिसिस आइडेंटिफाई स्पेसिफिक एक्शन ऑफ द इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन शुड बी टेकन टू रीच फ्यूचर टारगेट और गोल। फ्यूचर में जिस टारगेट और गोल पे रीच आउट करना है उसके लिए आपको प्रेस्पेक्टिव एनालिसिस की जरूरत है, जो आइडेंटिफाई करे कि क्या करना चाहिए। ऑर्डर टू कैश एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ऑर्डर टू कैश, इसको हम OTC कहते हैं शॉर्ट में। O2C इज एन एंड टू एंड प्रोसेस दैट इनिशिएट विद रिसीविंग एंड फुलफिलिंग कस्टमर ऑर्डर फॉर गुड्स और सर्विसेज। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर इन O2C क्या है? प्रोसेस साइकिल ऑन टाइम, डे सेल्स आउटस्टैंडिंग, ऑन टाइम डिलीवरी परफॉर्मेंस। इंपॉर्टेंस क्या है? इंक्रीज ऑफ कैश फ्लो एंड रिडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, a smoother and improved customer relation, ability to develop more time to strategic function. अब ऑर्डर टू कैश का प्रोसेस क्या है? ऑटोमेशन ऑफ एडमिन टास्क लाइक बिलिंग, इनवॉइस कलेक्शन, पेमेंट कलेक्शन एंड क्रेडिट मैनेजमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑर्डर टू प्रोसेस फॉर एंटायर कंपनी इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द बिजनेस। हर तरीके के कंपनी पे ऑर्डर टू कैश लगाइए, साइज बड़ा छोटा हो इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस इन प्लेस ऑफ मैनुअल प्रोसेस ऑफ द टू अवॉइड एरर्स, यानी इनवॉइस का ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग रखिए, मैनुअल प्रोसेसिंग झंझट खत्म कीजिए। रीइवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी टू कलेक्ट आउटस्टैंडिंग डेटर फास्ट एंड रिड्यूस द बैड डेट्स। आपकी जो क्रेडिट पॉलिसी है उसको रीअसेस करिए ताकि जल्दी से जल्दी पैसा निकाल सकें। Efficiency is billing system in case of a hospital business to discharge patient immediately. यानी बिलिंग सिस्टम अगर आपने बेटर कर रखी है तो कस्टमर, यानी हॉस्पिटल की बात करूं, इमीडिएट पेशेंट को डिस्चार्ज करने में मदद मिल जाती है। अदरवाइज आप देखते हैं डॉक्टर ने कह दिया पेशेंट को छोड़ दो, अब वो इंजेक्शन देने के लिए जो यहां पे लगा कर रखा रहता है वो नहीं खोलेगा तब तक जब तक कि क्लियरेंस नहीं आता। वो बेचारा लेकर के उसको 5 घंटे तक बैठा हुआ है, जो पेशेंट है वो परेशान है क्योंकि क्लियरेंस लेते लेते उनको बहुत टाइम लग जाता है। बट अगर आप ऑटोमेटिक सिस्टम रखें तो ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम विच ब्रिंग कंसिस्टेंसी अक्रॉस ऑल द सब प्रोसेस ऑफ द O2C साइकिल।
अगर आप सॉफ्टवेयर का सिस्टम फॉलो करेंगे तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। उसके बाद था हमारे पास कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, और मैंने बताया था कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आज के दिन में सबसे इंपॉर्टेंट है। बट कस्टमर रिलेशन को आप कस्टमर को मैनेज करने के लिए यूज करें। कई बार कई कंपनियां कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कस्टमर को गाली देने के लिए यूज करती है। जैसे रियल एस्टेट कंपनीज में चले जाएं, वहां पे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट लगता है जैसे कस्टमर की बैंड बजा देगा, क्योंकि कोई भी रियल एस्टेट कंपनी टाइम से तो कमिटमेंट फुलफिल कर नहीं पाती। जैसे ही किसी कस्टमर ने फोन किया वहां पे बस उल्टा शुरू हो जाते। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होना कैसा चाहिए? जो कस्टमर को अंडरस्टैंड करे, रिटेन कस्टमर थ्रू बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस, अट्रैक्ट न्यू कस्टमर, विन न्यू क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, डिक्रीज कस्टमर मैनेजमेंट कॉस्ट। कस्टमर रिलेशन वो है जो पुराने कस्टमर को इंटैक्ट रखे और नए कस्टमर का रेफरेंस दिलवाए। अगर इस तरीके का कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है तो ही आपका ऑर्गेनाइजेशन बेटर परफॉर्म करेगा। टाइप्स ऑफ सीआरएम कितने हैं? स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजिक का मतलब मैनेजेरियल कॉन्सेप्ट नॉर्मली कस्टमर्स सेंट्रिक बिजनेस अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर एंड रिटेनिंग ओल्ड। स्ट्रेटजी कहता है कि पुराने को रोको और नया बनाओ। ऑपरेशनल सीआरएम, पार्शियल ऑटोमेशन ऑफ दोज एस्पेक्ट्स विच आर इंटरफेस विद द कस्टमर सच एज सेलिंग, मार्केटिंग एंड आफ्टर सेल सर्विस। कह रहा ऑटोमेशन कर दीजिए, क्योंकि ऑटोमेशन में ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो जाता है और वैसे केस में बेटर इंफॉर्मेशन कस्टमर को भी मिलेगा और बेटर फीडबैक कंपनी को भी मिल जाएगा। एनालिटिकल सीआरएम, अब जैसे कि एग्जांपल ले लो, आपने मैनुअल इंटरवेंशन रखा, किसी ने आपके यहां से फोन किया और कस्टमर ने उसके साथ कुछ मिसबिहेव कर दिया या उसने कस्टमर के साथ कुछ मिसबिहेव किया, कंपनी को ये बात इसके बारे में कभी पता ही नहीं चलेगा। लेकिन यही सिस्टम अगर ऑटोमेशन रहे तो ये सारी दिक्कत कभी आएगी नहीं। एनालिटिकल सीआरएम, टेक्नोलॉजी ड्राइव डेफिनेशन मेनली फॉर द लार्जर ऑर्गेनाइजेशन। टेक्नोलॉजी अगर आप डेवलप करेंगे लार्जर ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो उसका भी बहुत फायदा मिलेगा। जैसे आप कई बार कॉल सेंटर में कहीं फोन लगाते हैं तो उसने डट रखा है, एआई जनरेटेड है, आप कुछ भी बोलेंगे तो वो बोलेगा माफी चाहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही? क्योंकि कोई ह्यूमन नहीं बोल रहा, आप 10 बार उनको उल्टा सीधा बोल दो वो उतना ही बोलेंगे, वही इंसान बोल रहा होगा तो या तो कभी फोन काट के देगा या अननेसेसरी डिबेट हो जाएगा। मॉडल्स ऑफ सीआरएम, सीआरएम के मॉडल्स क्या क्या हैं? मैंने इडिक मॉडल बताया था, आइडेंटिफाई, डिफरेंशिएट, इंटरेक्ट, कस्ट और कस्टमाइज। आप ये मॉडल बना सकते हैं। सीआरएम वैल्यू चेन क्रिएट कर सकते हैं। मॉडल डेवलप टू क्रिएट वैल्यू प्रोपोजिशंस एंड रिटर्न प्रॉफिटेबल कस्टमर बाय बटल इन 2004, इसने बताया था। फिर आ गया हमारे पास में स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट, यानी 5 स्टेप मॉडल क्या क्या है, ये नाम है इनके, इन्होंने 5 स्टेप मॉडल दिए। क्या क्या? स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्रोसेस करिए, वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस कीजिए, मल्टी चैनल इंटीग्रेशन प्रोसेस करिए, उसके अलावा परफॉर्मेंस असेसमेंट प्रोसेस कीजिए, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट प्रोसेस कीजिए। गार्टनर का जो कंपिटेंसी मॉडल है उसने किन किन चीजों की बात की? सीआरएम का विजन, सीआरएम की स्ट्रेटजी, वैल्यू कस्टमर एक्सपीरियंस, ऑर्गेनाइजेशनल कोलैबोरेशन, सीआरएम प्रोसेस, सीआरएम इंफॉर्मेशन, सीआरएम टेक्नोलॉजी, सीआरएम मैट्रिक्स। इन्होंने ये इतने सारे स्टेप्स लिख दिए, डिटेल वहां पे बुक में अवेलेबल है। तो मैंने बताया था इन सारी चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में क्या करते हैं हम? हर कस्टमर से उसके जितने भी, जिस कस्टमर को हमने जितने तरीके के सेल्स किए हैं उसमें से सारे खर्चे घटा घटा के नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। बात समझ में आई? और फिर पता लगाते हैं कौन सा कस्टमर प्रॉफिटेबल है, कौन सा कस्टमर लॉस मेकिंग है। फिर हम एनालाइज करते हैं कि जो लॉस मेकिंग कस्टमर है उसमें से कितने कस्टमर ऐसे हैं जो है तो लॉस मेकिंग लेकिन सेल बहुत करवाते हैं। उन कस्टमर्स को हम कैसे प्रॉफिटेबल बना सकते हैं? अगर हमें लगता है कि कुछ कस्टमर हमारे ऐसे हैं जो लाइफ लॉन्ग कभी प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते,
तो फिर हम उसे हटा देते हैं, क्योंकि उसके साथ ऑफर ही ऐसा रखते हैं जो इसको अप्लाई कर ही ना सके। ये है कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, और इसके ऊपर आपने क्वेश्चन भी किया था। इंप्रूवमेंट ऑफ कॉर्पोरेट क्रेडिट रेटिंग स्कोर। क्रेडिट रेटिंग स्कोर के बारे में मैंने बात की थी कि आजकल बहुत सारे क्रेडिट रेटिंग स्कोर चल रहे हैं, कंपनियों के लिए भी और इंडिविजुअल के लिए भी। तो क्रेडिट रेटिंग स्कोर में क्या होता है, हम ये पता लगाते हैं कि किस कंपनी की क्या क्रेडिबिलिटी है, और इसके लिए अलग अलग आपने सिबिल स्कोर बनाए। द असेसमेंट ऑफ द क्रेडिट वर्दीनेस बाय एन ऑर्गेनाइजेशन थर्ड पार्टी इज रेफर्ड टू एज क्रेडिट रेटिंग और क्रेडिट स्कोर। मैंने क्रेडिट रेटिंग और क्रेडिट स्कोर में डिफरेंस बताया था। मैथमेटिकल स्कोर इज नॉट यूज्ड एंड ए डिनोमिनेशन इज मेड इन अल्फाबेट्स। क्रेडिट रेटिंग में क्या होता है, ए, ट्रिपल ए प्लस, बी प्लस, मतलब वो अल्फाबेट्स में होते हैं, और जो क्रेडिट स्कोर होते हैं वो हमेशा किस में होते हैं, नंबर्स में होते हैं। क्रेडिट रेटिंग इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड जजमेंट बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट स्कोर इज बेस्ड ऑन मैथमेटिकल मॉडलिंग। एक क्रेडिट कार्ड में अगर ₹1 का भी बिल पेंडिंग है तो अपने आप सिबिल घटा देगा, वो जजमेंट के बेसिस पे नहीं है, बट ये किसके बेसिस पे है, जजमेंट। क्रेडिट रेटिंग शोज दैट एबिलिटी ऑफ पे बैक इन फ्यूचर प्रेजेंट एंड प्रॉफिटेबल। ये बताता है कि फ्यूचर में पे बैक करने की क्या कैपेबिलिटी है। क्रेडिट स्कोर ये बताता है कि पास्ट में पेमेंट करने की क्या कैपेसिटी थी। तो क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट रेटिंग में फर्क है। क्रेडिट रेटिंग यूज फॉर कॉर्पोरेट और क्रेडिट स्कोर इंडिविजुअल के लिए यूज करते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो इंडिया में, उसका नाम क्या है, क्रिसिल। क्रिसिल ने कितने कैटेगरी बनाए हैं, AA, फिर AA और A। AA का मतलब क्या है, हर तरीके से सेफ है। AA का मतलब क्या है, हाई डिग्री ऑफ सेफ्टी है। A का मतलब क्या है, सेफ है आप अभी। BBB का क्या मतलब है, मॉडरेट सेफ्टी है। BB का मतलब मॉडरेट रिस्क ऑफ डिफॉल्ट है। B का मतलब हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट है। C कैटेगरी में चले गए तो मतलब समझिए कि डिफॉल्ट हो गया, खत्म। और D कैटेगरी में चले गए तो मतलब साफ है, पहले से ही खत्म है। इंप्रूवमेंट ऑफ कॉर्पोरेट क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग इज बेस्ड ऑन वेरियस फाइनेंशियल डेटा ऑफ द कॉर्पोरेट। Since financial data are subject to change, hence credit rating is evaluated time to time and published on website. Also, rating informed to the companies for further evaluation. किसके लिए, further evaluation and related improvement. क्रेडिट स्कोर के ऊपर नोट बताया था। क्रेडिट स्कोर इंडिविजुअल बोरोवर की कैपेसिटी को बताता है। क्रेडिट स्कोर इज मैथमेटिकल मॉडल, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। रेंज ऑफ मैथमेटिकल मॉडल, यूएस में क्या यूज करते हैं, अगर लेस देन 580 है तो क्या मानते हैं, पुअर। 580 से 669 है तो क्या मानते हैं, फेयर। 670 से 739 है तो क्या मानते हैं, गुड। 740 से 799 है तो क्या मानते हैं, वेरी गुड। 800 प्लस हो गया तो क्या हो गया, एक्सेलेंट। यही यूज करते हैं आप। और हिस्ट्री ऑफ क्रेडिट स्कोर, अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में 2007 में क्रेडिट स्कोर इंट्रोड्यूस हुआ था, और सिबिल की स्कोरिंग की गई कितना, 300 से लेके 900। स्कोर डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग पॉइंट्स। किन किन वजहों से स्कोर डिपेंड कर सकता है, पास्ट पेमेंट हिस्ट्री ऑन डिफॉल्ट पेमेंट। हायर आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड का बैलेंस अगर है तो वो आपका फिर लो कर देगा स्कोर को। क्रेडिट मिस्क ऑफ सिक्योर एंड अनसिक्योर्ड लोन। तो ये आपके पास में पहले चैप्टर का हमारे पास में समराइज्ड वर्जन है, और इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन भी आपको कराया था, बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे हमने। ये कॉमन साइज कंपैरेटिव वाले तो सारे क्वेश्चन आपको करने ही हैं। और थ्योरी में मैंने बताया था कि मैंने वही थ्योरी अभी रखा है जो 2016 सिलेबस में पूछा गया, जो अभी के स्टडी मटेरियल के हिसाब से रिलेवेंट है, क्योंकि स्टडी मटेरियल में कई सारे चेंजेज हो गए। कई पॉइंट जो पहले थे वो अब नहीं है, और कई पॉइंट जो पहले थे उसके एक्सप्लेनेशन बदल दिए गए। तो जो क्वेश्चन पुराने अब रेलेवेंट रह गए वो हमारे स्कैनर में रखा हुआ है, जिसमें आपको बताया था कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट और उसका एडवांटेज, वो आपने पढ़ाई है। फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपने पढ़ा है उसके बारे में। फिर CRM के इनिशिएटिव्स आपने पढ़े हैं। कंसीडर कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस आपने किया है। कोलैबोरेटिव CRM किसे कहते हैं वो भी आप जानते हैं। फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस अप्रेजल,
ये अभी नहीं है सिलेबस में, फिर भी मैंने रख दिया, क्या पता किसी दिन एग्जाम में पूछ दे। वैसे अभी स्टडी मटेरियल का ये पार्ट नहीं है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। कई बार जो पेपर सेटर होता है वो स्कैनर सिर्फ पढ़ लेता है, वो पढ़ता ही नहीं एग्जाम स्टडी मटेरियल। वैसे ऐसे होने के चांसेस 0.0001% है। तो ये स्टडी मटेरियल का फिलहाल पार्ट नहीं है। राइट डाउन एंड एलोबरेट पर कंपोनेंट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये आप जानते ही हैं। सिविल के बारे में अभी आपने पढ़ ही लिया, उसी चीज को क्लब करना था। ब्रीफली एक्सप्लेन फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ सीआरएम, मतलब सीआरएम के पॉइंट्स बहुत पूछे जाते हैं। कैश फ्लो के मूवमेंट पूछे गए हैं, वो भी आप जानते हैं। फिर ऑर्डर टू कैश, ये भी आपने पढ़ा है, ये पूछा गया है। तो एग्जामिनेशन में अभी तक अगर मैं बात करूं तो कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन एब्सोल्युटली इस चैप्टर से नहीं पूछा है। कैश फ्लो वाला भी जो पॉइंट था वो लिखना तो लिटरेचर ही था, एब्सोल्यूट प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आया। बट आ सकता है जिसमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है और एमक्यूपी में लगातार प्रिंट हो रहे हैं। बात समझ में आई? मोर और लेस ये थ्योरी टॉपिक है। इस रिवीजन से सिर्फ आपको एक आइडिया डेवलप होगा। आप आंसर तभी लिख पाएंगे जब क्वेश्चन की क्या करेंगे, प्रैक्टिस। बात समझ में आई? बहुत बहुत धन्यवाद।